नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। हम हड़प्पा सभ्यता पढ़ रहे थे और हड़प्पा सभ्यता में हमने आर्थिक जीवन का पहला भाग देख लिया था, जिसमें हमने कृषि देखी और पशुपालन देख लिया था। और आर्थिक जीवन में दो बिंदु हम छोड़ दिए थे। वो बिंदु थे, एक हड़प्पा सभ्यता का व्यापार वाणिज्य और दूसरा था उद्योग शिल्प। तो आज दोनों बिंदुओं को हम देख लेते हैं और इसी के साथ हड़प्पा सभ्यता का जो आर्थिक जीवन है वो प्यारे विद्यार्थियों पूरा हो जाएगा, है ना। तो हम शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए विद्यार्थियों, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं देना चाहूँगा। कई सारे लोग जो कह रहे थे सर आप आपका टेलीग्राम चैनल का लिंक बताइए, टेलीग्राम चैनल किस नाम से है बताइए। तो आज मैंने टेलीग्राम चैनल बना लिया है और इसी नाम से, जिस नाम से अपना यूट्यूब चैनल है उसी नाम से अपना एक टेलीग्राम चैनल है, ग्लिम्पसेज ऑफ हिस्ट्री के नाम से। उसका लिंक जो है टेलीग्राम चैनल का, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहाँ जाकर आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। वहाँ पे इस अपने जो चैनल है उससे संबंधित सारी सूचनाएं आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलती रहेंगी, ठीक है। और मैं कोशिश ये करूँगा कि मैं जो यहाँ पे लिखता हूँ, पूरा जो मैटर में लिखता हूँ वो सारे मैटर की मैं जो है एक पीडीएफ बना के और कोशिश करूँगा उस टेलीग्राम चैनल पर डालने की। यदि डालने लगा तो कंटिन्यू डालूंगा, नहीं डालने लगा तो नहीं डालूंगा, ठीक है। तो वैसे आप हैंड रिटन नोट्स बना ही रहे हैं तो उसकी कोई आवश्यकता नहीं रहेगी, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने नोट्स पहले से ही बना रखे हैं फिर भी मेरी क्लासों को वो देख रहे हैं। तो उन लोगों के लिए कोई टॉपिक के नोट्स यदि उनके पास नहीं है तो वो फिर पीडीएफ को है जो प्रिंट करवा के और पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैंने अपने टेलीग्राम, अपने जो यूट्यूब चैनल है उस पर मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है। वहाँ पे आपको जैसे पाषाण काल की 10 क्लासें थी तो उसकी एक प्लेलिस्ट बना दी, फिर ताम्रपाषाण काल की एक प्लेलिस्ट बना दी जिसपे 4 क्लासें हैं, फिर महापाषाण काल की एक प्लेलिस्ट बना दी जिस पर 2 क्लासें हैं, और हड़प्पा सभ्यता की भी अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है जिसमें अभी तक 8 क्लासें हो चुकी हैं। आज की जो क्लास होगी ये 9वीं क्लास होगी, ठीक है। इस प्रकार से प्लेलिस्ट बना दी गई है। अन्य सारे टॉपिकों की भी प्लेलिस्ट बना देंगे और एक टॉपिक के जितनी भी क्लासें होंगी वो एक जगह आपको मिल जाएंगी, है ना। इस प्रकार से आपको क्लासें ढूंढने में और कोई समस्या नहीं आएगी। अब आप क्लासों को जब भी देखें तो सीधा प्लेलिस्ट चैनल पे जाएं, चैनल के प्लेलिस्ट पे जाएं और वहाँ पे जाके और आप जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं उस टॉपिक पे जाके और अपना क्लास का नंबर देख सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से हम आगे बढ़ रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों। अब हम आते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ साझा की। एक बात और बता दूं, अगली अपन जो क्लासों की संख्या बढ़ाएंगे वो लगभग 16 अगस्त से आपको राजस्थान हिस्ट्री की क्लास भी देखने को मिलेगी। उसका टाइम भी मैं आपको बता दूंगा और 16 से पक्का मिल जाएगी या 17 से या 18 अगस्त से मिलेगी, वो मैं आपको 15 अगस्त को कन्फर्म सूचना दे दूंगा, ठीक है। और 16 अगस्त से मुझे लगता है, जहाँ तक मेरे जितने भी मेरे छोटे मोटे जो घरेलू काम हैं उनको मैं निपटा के और फिर स्टार्ट करूंगा ताकि बीच में रोकना ना पड़े, ठीक है। इसलिए मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ। ये 10-15 दिन मैंने आपसे कहा था कि अगस्त में हम सेकंड क्लास शुरू कर देंगे, तो ये जो 10-15 दिन लिए मैं इसमें काफ़ी बिजी था, पीएचडी का काम था, कुछ जो राजस्थान इतिहास लेखन कि मैं कर रहा हूँ ना। राजस्थान इतिहास में अपनी एक पुस्तक आने वाली है, वस्तुनिष्ठ पुस्तक आएगी, तो उसका लेखन कार्य भी अभी पूरा होने वाला है। पीएचडी का इतिहास लेखन भी, मैं पीएचडी में भी मेरी पीएचडी लिख रहा था, पुस्तक लिखनी पड़ती है उसमें, है ना। तो कई सारे कामों में बिजी था इसलिए थोड़ा सा समय लगा। अब आते हैं हम सीधे टॉपिक के ऊपर, ठीक है। देखिए हड़प्पा सभ्यता का हम आर्थिक जीवन पढ़ रहे थे, है ना। हड़प्पा सभ्यता का आर्थिक जीवन, है ना। हड़प्पा सभ्यता का आर्थिक जीवन प्यारे विद्यार्थियों हम पढ़ रहे थे और इसमें हमने 2 पॉइंट पढ़ लिए थे। जैसे एक तो हमने पढ़ लिया था कौन सा, कृषि पढ़ लिया था, कृषि पढ़ लिया था। दूसरा हमने पशुपालन पढ़ लिया था, है ना, पशुपालन पढ़ लिया था। तीसरा जो बिंदु था विद्यार्थियों वो था हमारा व्यापार वाणिज्य। व्यापार वाणिज्य, व्यापार वाणिज्य हमारा आज चलने वाला है। और एक जो चौथा बिंदु इसमें रहेगा वो रहेगा हमारा उद्योग व शिल्प, है ना, उद्योग व शिल्प। तो ये उद्योग, ये दोनों बिंदु हमने पढ़ लिए थे कल, आज हम इन दोनों को पढ़ने वाले हैं, ठीक है विद्यार्थियों।
तो ये मोटी मोटी जानकारी मैंने आपको बताई, पिछले टॉपिक से कनेक्ट किया। और आज हम व्यापार वाणिज्य वाला स्टार्ट करते हैं पहले बिंदु के रूप में, फिर दूसरा बिंदु उद्योग शिल्प पे पढ़ लेंगे। इसके साथ ही आर्थिक जीवन जो है पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो आते हैं हम व्यापार वाणिज्य के ऊपर। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूं विद्यार्थियों, और हम आते हैं अगले बिंदु के ऊपर। ठीक है, हेडिंग जमाइए व्यापार वाणिज्य। ठीक है, व्यापार वाणिज्य हेडिंग जमाते हैं। एक यहाँ पे मैं 3 नंबर डालूंगा क्योंकि 2 नंबर हमने कल पढ़ लिया था। व्यापार वाणिज्य, है ना, व्यापार वाणिज्य। अब देखिए विद्यार्थी, व्यापार वाणिज्य में क्या था। एक तो हम बात करें कि जो हड़प्पा सभ्यता का जो हड़प्पा सभ्यता की जो अर्थव्यवस्था थी वो व्यापार वाणिज्य पर ही आधारित थी, प्रमुख रूप से व्यापार वाणिज्य पर आधारित थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये ध्यान रखना, बहुत अच्छा फैक्ट है। कई बार सवाल पूछते हैं निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, इस प्रकार से पूछते हैं, फिर वहां पे देंगे कि हड़प्पा सभ्यता की जो अर्थव्यवस्था थी वो व्यापार वाणिज्य पर आधारित थी, तो ये बात सही हो जाती है। हड़प्पा सभ्यता में व्यापार संतुलन अनुकूल था, ये बात भी सही है, अनुकूल था। अनुकूल होने का मतलब है कि जो निर्यात होता था हड़प्पा सभ्यता से वो अधिक होता था और आयात जो होता था वो कम होता था, है ना। अर्थव्यवस्था की परिभाषा में हम देखें तो जहां जिस सभ्यता में, जिस अर्थव्यवस्था में आयात तो हो कम और निर्यात हो अधिक, क्योंकि अधिक निर्यात होगा तो पैसा हमारे पास आएगा, और पैसा जब हमारे पास आएगा तो हम पैसे वाले होंगे, है ना। और पैसे वाले होंगे तो इस स्थिति को अनुकूल व्यापार संतुलन माना जाता है ना, वो हमारे अनुकूल माना जाता है, और हम इसको ट्रेड बैलेंस या व्यापार संतुलन की स्थिति कहते हैं, है ना। तो व्यापार संतुलन था हड़प्पा सभ्यता में, है ना। व्यापार अनुकूल था, जलीय और स्थलीय दोनों प्रकार का व्यापार होता था, है ना। और बाह्य और आंतरिक दोनों प्रकार का व्यापार होता था, यानी कि विदेश व्यापार भी होता था और अंदर ही अंदर व्यापार भी होता था, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न स्थलों के मध्य भी व्यापार होता था और हड़प्पा सभ्यता का अन्य देशों के साथ भी व्यापार होता था, जैसे मेसोपोटामिया है, मिस्र है ना, ईरान है, क्रीट है, इनके साथ भी व्यापार होता था, है ना। तो इसकी प्रमुख बातें जो हैं मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बेसिक बातें जो मैंने अभी आपको बताई हैं। ठीक है, आप भी लिखिए। हम लिखेंगे सबसे पहले कि हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था का आधार, अर्थव्यवस्था का आधार व्यापार वाणिज्य था, है ना। व्यापार वाणिज्य था, व्यापार वाणिज्य था। हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था का आधार क्या था? व्यापार वाणिज्य था। एक बात तो ये बात ध्यान रखेंगे आप। दूसरी बात इसमें क्या ध्यान रखेंगे विद्यार्थियों? दूसरी बात ध्यान रखेंगे कि इस सभ्यता का व्यापार, इस सभ्यता का व्यापार संतुलन, ना, ट्रेड बैलेंस, ट्रेड बैलेंस कैसा था? अनुकूल था। ट्रेड बैलेंस अनुकूल, अनुकूल था, है ना। जो इस सभ्यता का व्यापार संतुलन कैसा था? अनुकूल था। व्यापार संतुलन अनुकूल होने का मतलब क्या होता है? निर्यात तो अधिक और आयात कम होता था। अर्थात मैं लिखूं यहां पे, अर्थात आयात कम व निर्यात अधिक होता था। आयात कम व निर्यात अधिक होता था। निर्यात अधिक होता था, है ना। आयात कम होगा तो हमारे यहां से पैसा बाहर कम जाएगा, और निर्यात अधिक होगा यानी कि माल तो हम और उपजा लेंगे। जैसे गेहूं को हमने बेचा
तो गेहूं की हमारे यहाँ पे कमी आएगी, तो गेहूं तो हम और उपजा लेंगे, लेकिन पैसे की कमी आई तो कहाँ से छापेंगे, हमारे पास मुद्रा ही नहीं होगी, तो हमारे पास धातु नहीं होगी, तो है ना। इसलिए निर्यात अधिक होता है ना, उसको अनुकूल माना जाता है। ठीक है, तो एक ये बात हो गई। अगली विशेषता हम यहाँ की देखें तो जो व्यापार था, व्यापार आंतरिक व बाह्य, आंतरिक व बाह्य दोनों प्रकार का होता था, दोनों प्रकार से होता था, दोनों प्रकार से होता था, है ना। आंतरिक व बाह्य दोनों प्रकार से होता था। ठीक है, बाह्य व्यापार जो होता था, है ना, वो मेसोपोटामिया के साथ अधिक होता था, है ना। तो यहाँ पे मैं लिखूं बाह्य व्यापार या विदेशी व्यापार, है ना। बाह्य व्यापार या ब्रैकेट में मैं लिख सकता हूं विदेशी व्यापार, है ना। बाह्य व्यापार मेसोपोटामिया के साथ, मेसोपोटामिया के साथ अधिक होता था, मेसोपोटामिया के साथ अधिक होता था। इसके अलावा मिस्र, क्रीट आदि के साथ भी व्यापार होता था, आदि के साथ भी व्यापार होता था। ठीक है, मिस्र, क्रीट आदि के साथ भी व्यापार होता था ना। मेसोपोटामिया के साथ जो व्यापार था वो सर्वाधिक होता था यहाँ पे, है ना। अब और हम इसमें क्या लिख सकते हैं, व्यापार जो होता था जलीय व स्थलीय दोनों मार्गों से होता था, है ना। अगली बात हम ये लिख सकते हैं कि व्यापार जलीय व स्थलीय दोनों मार्गों से होता था, दोनों मार्गों से होता था। ठीक है, दोनों मार्गों से होता था। जलीय मार्ग में तो जो मकरान तट के जो शहर थे, मकरान या मकान या ओमान का जो देश है, ओमान देश वर्तमान में है ना, वो वाला ओमान देश के जो शहर थे, उन शहरों का बड़ा महत्व था जलीय मार्ग में तो। जबकि स्थलीय मार्ग में बलूचिस्तान और अफगानिस्तान और ईरान के जो शहर थे उनका बड़ा महत्व था, है ना, स्थलीय मार्ग में। तो हम यहाँ पे लिखना चाहेंगे जलीय मार्ग में मकरान तट के शहरों का महत्व अधिक था। वहीं स्थलीय मार्गों में अफगानिस्तान व ईरान के नगरों का महत्व अधिक था। ठीक है प्यारे साथियों, ये बात भी आप ध्यान रखें कि स्थलीय मार्ग में तो अफगानिस्तान व ईरान के नगरों का, व जलीय मार्ग में मकरान तट के शहरों का अधिक महत्व था। ठीक है,
ये बात हो गई। इसके अलावा हम एक बात और लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो व्यापार विनिमय का जो माध्यम था वो यहाँ पे वस्तु विनिमय ही था, धातु की किसी प्रकार की मुद्रा यहाँ पे नहीं मिली है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे व्यापार वस्तु विनिमय पद्धति से होता था, वस्तु विनिमय, है ना, बार्टर सिस्टम जिसको हम बोलते हैं, बार्टर सिस्टम, है ना, बार्टर सिस्टम, है ना, वस्तु विनिमय, व्यापार वस्तु विनिमय पद्धति से होता था, व्यापार वस्तु विनिमय पद्धति से होता था, धातु की मुद्रा नहीं मिली है, धातु से बनी कोई मुद्रा नहीं मिली, कोई मुद्रा नहीं मिली, है ना, धातु से बनी कोई मुद्रा नहीं मिली है। ठीक है, अब देखिए वस्तु विनिमय क्या होता था। वस्तु विनिमय का तात्पर्य होता है विद्यार्थियों, जैसे हमारे यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता से हम जो है सोना है, तांबा है, लाजवर्द मणि है, इसको तो हम विदेशों में भेजते थे, है ना, वस्तु को भेजते थे, और उसके बदले हम क्या लेते थे, विदेशों से चांदी लेते थे, मछली का आयात करते थे, है ना, ऊन का आयात करते थे, है ना। तो इन सारी चीजों का हम जो है आयात करते थे, है ना, यानी कि वस्तु के बदले में वस्तु लेना, जो हमारे यहाँ पैदा हो रहा है वो हम विदेशों को देते थे, और विदेशों में जो वस्तु पैदा हो रही है वो हम उसके बदले ले आते थे, है ना। तो इस प्रकार से हम वस्तु का आदान प्रदान करते थे, क्योंकि मुद्रा यहाँ पे प्रचलन में नहीं थी, और मुद्रा का मूल्य जो था वो तय नहीं था, धातु की मुद्रा तो थी ही नहीं, है ना। तो ये वाली बात हो जाती है। ठीक है, अब इसमें भी हम बात करें, जैसे अभी हमने लिखा कि मेसोपोटामिया के साथ जो व्यापार होता था वो अधिक होता था, इस बात के क्या प्रमाण है। तो इस बात के प्रमाण हम यहाँ पे लिखना चाहेंगे विद्यार्थियों, काफी महत्वपूर्ण प्रमाण है वो। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि मेसोपोटामिया के साथ अधिक व्यापार के प्रमाण, है ना। हम यहाँ पे एक बात लिखेंगे, वो क्या है कि वो ये है कि मेसोपोटामिया के साथ सर्वाधिक व्यापार के, अधिक या सर्वाधिक व्यापार मेसोपोटामिया के साथ होता था ना, सर्वाधिक व्यापार के प्रमाण, है ना। मेसोपोटामिया के साथ सर्वाधिक व्यापार के क्या क्या प्रमाण हमको देखो मिलते हैं विद्यार्थियों, ये बात काफी इंपॉर्टेंट बात है, आप यहाँ को इसको अच्छे से सुने। ठीक है, देखिए क्या क्या प्रमाण थे। एक तो जो सारगोन का लेख मिला है हमको, सारगोन का लेख, उस लेख में लिखा मिलता है कि मेलुहा सभ्यता जो है, मेलुहा सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता को मेलुहा सभ्यता लिखा है सारगोन के लेख में। मेलुहा सभ्यता जो है वो मकरान, है ना, मगान लिखा है वहां पे, मगान व दिलमुन के साथ व्यापार करती थी, है ना। तो मगान का मतलब होता है मकरान तट, ओमान वाला क्षेत्र, और दिलमुन का मतलब होता है बहरीन का देश, बहरीन, है ना, बहरीन। तो इन दोनों के साथ, ओमान और बहरीन के साथ हड़प्पा सभ्यता वाले व्यापार करते थे, ऐसा हमको लिखा मिलता है सारगोन के लेख में, है ना। एक बात तो ये मिल जाती है, इस बात को मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा। देखिए विद्यार्थियों क्या लिखा मिलता है, क्या प्रमाण मिलता है। पहला प्रमाण मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो ये मिलता है कि सारगोन लेख में उल्लेख है कि मेलुहा सभ्यता, मेलुहा का मतलब होता है हड़प्पा सभ्यता ना, हड़प्पा सभ्यता, है ना। मेलुहा सभ्यता के लोग, मेलुहा सभ्यता के लोग मगान लिखा है ना, मगान का मतलब क्या होता है, मकरान तट, है ना, मकरान जो कि ओमान में पड़ता है, ओमान वाला, वर्तमान में ओमान, है ना। मगान तट
मगान तट से, मगान तट से व मगान तट से व दिलमुन, मगान तट से व दिलमुन, दिलमुन, दिलमुन का मतलब होता है बहरीन, है ना, बहरीन। दिलमुन का मतलब क्या होता है? बहरीन। और बहरीन को हाथियों का देश, सूर्योदय का देश या स्वच्छ देश के नाम से भी जाना जाता है ना। सॉरी, दिलमुन को क्या 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 नामों से जाना जाता है? हाथियों का देश, हाथियों का देश, इसके अलावा स्वच्छ देश, स्वच्छ देश, सूर्योदय का देश, सूर्योदय का देश, इतने सारे नामों से इसको जाना जाता है दिलमुन को, बहरीन को। ठीक है, दिलमुन, वह दिलमुन के साथ व्यापार करते थे, व्यापार करते थे, है ना। ये बात लिखी मिलती है कि सारगोन लेख में उल्लेख है कि मेलुहा यानी कि हड़प्पा सभ्यता के लोग मगान तट से व दिलमुन के साथ व्यापार करते थे। ठीक है, मेलुहा यानी कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में इन्होंने लिखा है कि ये जो हड़प्पा सभ्यता जो है नाविकों का देश था हड़प्पा। मेलुहा को क्या लिखा है इन्होंने? मकान तट सारगोन लेख में लिखा है कि मेलुहा जो है, मेलुहा, इसके बारे में इन्होंने लिखा है विद्यार्थियों, क्या लिखा है कि एक तो विदेशियों की भूमि का देश। ठीक है, एक तो इनको विदेशी लिखा है, काले रंग के विदेशी, है ना, काले रंग के विदेशी लिखा है, और एक लिखा है नाविकों का देश, है ना। मेलुहा को क्या लिखा है? मेलुहा को नाविकों का देश लिखा है, एक तो नाविकों का देश लिखा, और एक क्या लिखा इसमें, दूसरी बात लिखी इन्होंने, काले रंग के जो विदेशी हैं उनकी भूमि लिखा है ना। काले रंग के या काले विदेशियों की भूमि मेलुहा को कहा है, काले विदेशियों की भूमि, काले विदेशियों की भूमि, है ना, काले विदेशियों की भूमि कहा है मेलुहा को। ठीक है, नाविकों का देश कहा है और काले विदेशियों की भूमि कहा है। ठीक है, तो ये वाली बात आप विशेष रूप से ध्यान रखें विद्यार्थियों की। सारगोन लेख से उल्लेख मिलता है कि मेलुहा सभ्यता के लोग मगान तट से व दिलमुन के साथ व्यापार करते थे। इससे स्पष्ट होता है कि मेसोपोटामिया के साथ इनका सर्वाधिक व्यापार होता था। दूसरी विशेषता क्या मिलती है विद्यार्थियों? दूसरी बात जो हमको इसमें देखने को मिलती है वो ये मिलती है कि ये मेसोपोटामिया के जो शहर थे, मेसोपोटामिया के कुछ शहर थे जैसे उर है, लगस है ना, सुदूर है, नुपुर है और उम्मा है। यहाँ से जो हमको हड़प्पाई मोहरें मिली हैं, है ना, हड़प्पाई मोहरें मिली हैं। तो मेसोपोटामिया के शहरों से हम यहाँ पे लिख सकते हैं मेसोपोटामिया के शहरों, मेसोपोटामिया के शहरों, कौन कौन से शहर थे मैं यहाँ ब्रैकेट में लिखना चाहूंगा। एक तो था उर, एक था लगस, उर है, लगस है ना, और नुपुर है, उर है, लगस है, नुपुर है, उम्मा है, उम्मा, है ना, उम्मा है ना, उर, लगस, नुपुर, उम्मा आदि आदि शहरों, मेसोपोटामिया के शहरों से हड़प्पाई मोहरों का मिलना, हड़प्पाई मोहरों का मिलना, है ना, हड़प्पाई मोहरों का मिलना। ठीक है, मेसोपोटामिया के शहरों से जब हड़प्पाई मोहरें मिली हैं तो इससे भी यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ हड़प्पा सभ्यता का व्यापार सर्वाधिक होता था। ठीक है, इसके अलावा हमको ये जो उर शहर है, उर शहर से हड़प्पा का कार्नेलियम हार मिला है और तांबे की श्रृंगारदानी मिली है ना। उर से हमको क्या और मिला है? उर से देखो, उर से हमको क्या चीज, दो चीजें और मिली हैं। उर से हमको मिला है एक तो
हड़प्पा का कार्नेलियम हार मिला है, कार्नेलियम हार, कार्नेलियम हार मिला है ना। उर्से हमको क्या मिला है, कार्नेलियम हार मिला है। और एक हमको यहां से मिला है विद्यार्थियों ताम्र की श्रृंगारदानी, ताम्र की श्रृंगारदानी है ना, ताम्र की श्रृंगारदानी मिली है, ठीक है, वेनिटी बॉक्स जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये दो चीजें हमको उर से मिली हैं। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि मेसोपोटामिया के साथ जो है इसका सर्वाधिक व्यापार होता था, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें तो ईरान के जो शहर थे, ईरान के शहर जो थे वहां से हमको ईरान के शहरों में हिसार आ जाता है ना, जलालाबाद आ जाता है, मारलिक आ जाता है, ठीक है। यहां से हमको जो है हड़प्पाई वस्तुएं मिली है ना। ईरान के शहरों से भी हड़प्पाई वस्तुओं का पाया जाना भी है ना। एक ये बात भी हम यहाँ पे लिखना चाहेंगे। ये थोड़ी जगह पूरी हो गई है, चलो एक लाइन में यहाँ पे लिख देता हूं, आ जाएगी, ठीक है। एक लाइन हम यहाँ पे लिख देते हैं, ईरान के शहर ईरान के शहर कौन कौन से हैं? हिसार है, हिसार हमारे हरियाणा में पड़ता है लेकिन वहां भी है, हिसार है, जलालाबाद है, हिसार है, जलालाबाद है ना, और मारलिक है ना, मारलिक है, आदि शहरों से हड़प्पाई वस्तुओं का पाया जाना, हड़प्पाई वस्तुओं का पाया जाना है ना। तो इतनी सारी विशेषताएं जो हो गई विद्यार्थियों, 1 2 3 विशेषता, एक चौथी विशेषता ये भी दे सकते हैं। इन विशेषताओं के आधार पे हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो व्यापार था वो सर्वाधिक मेसोपोटामिया के साथ होता था, ठीक है। तो ये बात हमारी यहाँ पे पूरी हो जाती है, व्यापार वाणिज्य वाली बात। इसके अलावा जो है मेसोपोटामिया के साथ सर्वाधिक व्यापार होता था, इसकी जानकारी हमें कुछ भारत में भी ऐसे स्रोत मिले हैं जिनसे भी प्राप्त होती है ना। तो हम यहाँ पे देखो जो हमने लिखा था मेसोपोटामिया के साथ सर्वाधिक व्यापार के प्रमाण, इसमें बात ये तो हो गई विदेशों से जो प्रमाण मिले हैं मेसोपोटामिया से, या विदेशों से जो प्रमाण मिले हैं, मेसोपोटामिया की बात की, सारगोन लेक की बात की और ईरान के शहरों की बात की, है ना। अब हम भारत से कौन कौन से प्रमाण मिले हैं वो हम बात करेंगे यहाँ पे, है ना। तो मैं इसकी अगली स्लाइड पे आता हूं, आप इसको उतारिए, फिर हम अगली स्लाइड पे बात करते हैं, ठीक है। प्यारे विद्यार्थियों, आपको मजा आ रहा होगा जिस प्रकार से हम चल रहे हैं। अभी हमारी गति और बढ़ने वाली है, 2-4 दिन में हम एक और क्लास शुरू कर देंगे, तब आप जो है और थोड़ा सीरियस हो जाना अपने सब्जेक्ट को लेकर। और फर्स्ट पेपर को भी विद्यार्थियों आप अच्छे से पढ़ते रहना, जीके वाले पेपर को, क्योंकि वो पेपर भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है ना हमारे सिलेक्शन में। तो सॉरी आइए अब देखिए, हम देखते हैं भारत से कौन कौन से प्रमाण मिले हैं, है ना। तो मैं यहाँ पे एक छोटी सी हेडिंग और जमाना चाहूंगा, इसी में क्या देना चाहूंगा कि भारत मेसोपोटामिया के साथ मेसोपोटामिया के साथ सर्वाधिक व्यापार के भारत से मिले प्रमाण है ना, भारत से मिले प्रमाण। अब देखिए भारत से मिले प्रमाण में विद्यार्थियों क्या क्या प्रमाण है कि मेसोपोटामिया के साथ भारत का सर्वाधिक व्यापार होता था या हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक व्यापार होता था। इसमें देखो हम लिख सकते हैं, एक नंबर पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, एक नंबर डाल के वो लिख सकते हैं कि हड़प्पा
सभ्यता के विभिन्न विभिन्न स्थलों का बंदरगाह रूप होना, बंदरगाह रूप होना, है ना। हड़प्पा सभ्यता के जो विभिन्न स्थल थे वो बंदरगाह के रूप में थे, है ना। अब देखिए कौन कौन से जो स्थल थे वो बंदरगाह के रूप में थे विद्यार्थियों। उसमें हम लिख सकते हैं जैसे कौन कौन से थे, जैसे मैं यहाँ पे लगाऊं, जैसे 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 हम यहाँ पे लिख सकते हैं, एक तो हो जाएगा लोथल, है ना, लोथल हो जाएगा, है ना। लोथल के बारे में हम कुछ बातें लिखना चाहेंगे विद्यार्थियों। लोथल की क्या विशेषता थी, एक तो ये भोगवा नदी के किनारे था, है ना, भोगवा नदी के किनारे, है ना। लोथल भोगवा नदी के किनारे, नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है, इतना तो हम जानते ही हैं, हम पहले पढ़ चुके हैं इसको, है ना। और यहां से एक डॉक यार्ड मिला है ना, क्या मिला है यहां से, मैं यहाँ पे लिखूं तो यहां से डॉक यार्ड, डॉक यार्ड, है ना, गोदीवाड़ा, डॉक यार्ड जिसको हम बोलेंगे गोदीवाड़ा मिला है, गोदीवाड़ा मिला है ना। ये पत्तन नगर था, मतलब बंदरगाह नगर था, गोदीवाड़ा मतलब पत्तन ही होता है एक प्रकार से, बंदरगाह मिला है यहाँ से ना। डॉकयार्ड गोदीवाड़ा का मतलब बंदरगाह होता है, जो कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा आर्किटेक्चर था, सबसे बड़ा स्थापत्य था गोदीवाड़ा, ठीक है। और यहाँ से क्या मिले हैं विद्यार्थियों, यहाँ से हमको मेसोपोटामिया प्रकार की मोहरें मिली हैं, है ना। यहाँ से मेसोपोटामिया प्रकार की मोहरें मिली हैं, है ना। मेसोपोटामिया प्रकार की मोहरें मिली हैं। देखो ध्यान रखना, मेसोपोटामिया की मोहरें नहीं मिली हैं, मेसोपोटामिया प्रकार की मोहरें मिली हैं, यानी कि मेसोपोटामिया की मोहरों पर जो चिन्ह अंकित थे वो चिन्ह यहाँ की मुद्रा पर भी हमको अंकित मिले, यहाँ की मोहरों पर भी हमको अंकित मिले हैं, इसलिए हमने उन मोहरों को मेसोपोटामिया के प्रकार की, यानी मेसोपोटामिया की मोहरों के जैसी मोहरें कहा है ना, न कि मेसोपोटामिया की मोहर, ठीक है। तो आप इसे अच्छे से ध्यान रखें। इसके अलावा यहां से हमको नाव के मॉडल मिले हैं, नाव के मॉडल मिले हैं, नाव के मॉडल का मिलना, नाव के मॉडल वाली मोहरें, है ना, नाव के मॉडल वाली मोहरें, है ना, नाव के मॉडल वाली मोहरें, और नाव के चित्र वाली मोहरें भी मिली हैं ना, नाव के चित्र वाली मोहरें, नाव के चित्र वाली मोहरें, ठीक है, ये यहां से मिली हैं, ठीक है। इसके अलावा आप नोट डाल के यहाँ पे लिख सकते हैं, नोट डाल के बेलनाकार मोहर जो मिली है, बेलनाकार क्या, गोलाकार मोहर मिली है, गोलाकार मोहरें कहाँ से मिली हैं, कालीबंगा से मिली है ना। वैसे कालीबंगा में मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन यहाँ पे भी लिख लो, ये गोलाकार मोहरें मेसोपोटामिया में पाई जाती थी, उसी प्रकार की मोहरें हमें कालीबंगा से भी मिली हैं। यहाँ से लोथल से हमको बेलनाकार मोहरें मिली हैं, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बेलनाकार मोहरों का मिलना, बेलनाकार मोहरों का मिलना, ठीक है, बेलनाकार मोहरों का मिलना। तो ये हो गया यहाँ पे प्रमुख बातें, लोथल से संबंधित प्रमुख बातें हो गई, है ना। तो इसको आप अच्छे से ध्यान रखना। इसके अलावा जो यहाँ से जो विभिन्न बंदरगाह के रूप में जो नगर मिले हैं, एक तो हो गया लोथल, लोथल के अलावा मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ अन्य स्थलों के बारे में, तो प्यारे विद्यार्थियों उसमें हो जाएंगे हमारे, एक तो प्रभास पट्टन हो जाएगा, गुजरात वाला प्रभास पत्तन, है ना, प्रभास पत्तन हो जाएगा। प्रभास पत्तन के अलावा हम भगत राव हो जाएगा, है ना, भगत राव हो जाएगा। एक हमारा हो जाएगा क्या नाम से, सुतकाकू हो जाएगा,
सुतका को, सुतका को, सुत का गेंडोर, सुत का गेंडोर हो जाएगा, सुत का गेंडोर हो जाएगा। डाबरकोट बालाकोट हो जाएंगे, डाबरकोट, डाबरकोट है, बालाकोट है ना, डाबरकोट है, बालाकोट है। इसके अलावा एक सिंघम, सिंघम नाम का और स्थल है गुजरात में, नर्मदा नदी के किनारे, है ना, नर्मदा नदी के किनारे, है ना, नर्मदा नदी के किनारे। तो ये जो स्थल हैं ये अन्य बंदरगाह नगर हैं ना, ये सब क्या हैं बंदरगाह नगर हैं। और जब इतने सारे बंदरगाह नगर हमको मिले हैं तो ये बंदरगाह होने का मतलब यही है कि विदेशों से व्यापार होता था। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए होंगे विद्यार्थियों। दूसरी बात यहाँ से जो है हमको जो मोहरें मिली हैं, है ना, हड़प्पा से, हड़प्पा के विभिन्न स्थलों से जो मोहरें मिली हैं उस पर मेसोपोटामिया के मोहरों के ऊपर जो चिन्ह मिलते थे वैसे के वैसे चिन्ह यहाँ पे मिले हैं। जैसे उनमें कौन सा चिन्ह मिला है, एक तो हमको मिला है पशुओं से लड़ता हुआ आदमी मिला है ना, पशुओं से लड़ता हुआ आदमी मिला है। प्रवेश द्वार का चित्र मिला है, प्रवेश द्वार मिला है। और एक हम बात करें सूत काटने का यंत्र का भी चित्र हमको मिलता है ना। तो ये चित्र दर्शाते हैं कि मेसोपोटामिया के साथ हड़प्पा सभ्यता का व्यापार होता था। ठीक है, तो ये बात मैं यहाँ पे दूसरे पॉइंट के रूप में लिखना चाहूंगा। पहला पॉइंट ये लिखा, दूसरा पॉइंट मैं ये लिखूंगा कि हड़प्पा से कोई भी मेसोपोटामिया की मोहर नहीं मिली है। मेसोपोटामिया की मोहर नहीं मिली है, कोई भी मेसोपोटामिया की मोहर नहीं मिली है। मगर हड़प्पाई मोहरों पर मेसोपोटामिया प्रकार की मोहरों के चिन्ह मिलते हैं। जैसे कौन से चिन्ह मिलते हैं, एक तो मिलता है हमें प्रवेश द्वार का चिन्ह मिलता है, रेड पेन से लिखना चाहूंगा, प्रवेश द्वार मिलता है। दूसरा हमें मिलता है सूत काटने वाला यंत्र, सूत काटने वाला यंत्र। और तीसरा हम लिख सकते हैं पशुओं से लड़ता हुआ आदमी, पशुओं से लड़ता हुआ आदमी। ठीक है, तो ये जो बातें थी विद्यार्थियों, ये प्रमुख बातें थी जो मैंने यहाँ पे लिखी। ठीक है, तो ये जो बातें हैं ये दर्शाती हैं कि हड़प्पा सभ्यता का विदेशों के साथ व्यापार होता था और मेसोपोटामिया के साथ प्रमुख रूप से व्यापार होता था। अब देखिए, व्यापार होता था तो आखिर आयात किन चीजों का होता था और निर्यात किन चीजों का होता था वो भी हम जान लेते हैं। ठीक है, आयात और निर्यात किन चीजों का होता था। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखें, मैं ऐसे लिखता हूं, आयातित वस्तुएं जो कि कम थी क्योंकि आयात कम होता था, और निर्यातित वस्तुएं मैं यहाँ पे लिखूंगा जो कि अधिक थी, निर्यातित वस्तुएं। ठीक है, निर्यातित वस्तुएं ये थोड़ी अधिक थी। तो विद्यार्थियों इसमें हम देखें आयात जो किया जाता था वो किन किन चीज़ों का किया जाता था, वो उसमें आ जाएगा, एक तो चांदी का किया जाता था, है ना,
चांदी का किया जाता था। एक यहाँ पे हम लिख सकते हैं मछली का भी आयात किया जाता था, मछली का, चांदी है, मछली है ना। और ऊन का किया जाता था, ऊन का, ऊन का, चांदी, मछली, ऊन, है ना, आदि का, आदि का। ठीक है, आयातित वस्तुएं कम ही मिलती हैं, है ना। चांदी है, मछली है, ऊन है, इनका किया जाता था। जबकि निर्यातित वस्तुओं में देखो कौन कौन सी थी, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इसमें क्या क्या हो जाता है, हो जाते हैं, जैसे एक तो सोने का आयात किया जाता था, तांबे का आयात किया जाता था, सोना है, तांबा है, शंख है ना, शंख है, लाजवर्द मणि है, लाजवर्द, लाजवर्द मणि है, लाजवर्द मणि है। ठीक है, हाथी दांत है, हाथी दांत की सामग्री, हाथी दांत की सामग्री। ठीक है, हाथी दांत की सामग्री है। ठीक है, सोना, तांबे, सोना तांबा लिख दूंगा मैं यहाँ पे, तांबे क्या, सोना, तांबा, शंख, लाजवर्द मणि है, हाथी दांत की सामग्री है। ठीक है, इसके अलावा और यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, सोना है, तांबा है, शंख है, लाजवर्द मणि है, हाथी दांत की सामग्री है। ठीक है, तो इन सब का जो है यहाँ से जो है निर्यात किया जाता था, है ना। क्या किया जाता था विद्यार्थियों, निर्यात किया जाता था। ठीक है, तो आप इनको विशेष रूप से ध्यान रखें। इसमें और भी बहुत सारी सामग्री आपको मिल सकती है, फैक्चुअल प्रश्न है, आपको जहां से भी कोई मैटर मिल जाए कि इस वस्तु का निर्यात होता था तो आप निर्यात वाले पोर्शन में लिख लेना, आयात होता था तो उसको आप यहाँ पर लिख देना। ठीक है, फैक्चुअल है, यहाँ से सवाल बन सकता है, क्या पता बन जाए। लेकिन ऐसे सवाल आ जाए सीधा कि निर्यात अधिक होता था तो ये बात सही हो जाएगी, निर्यात कम होता था तो ये बात गलत हो जाएगी, इस प्रकार का सवाल बनने की संभावना ज्यादा रहती है ना। कि हड़प्पा सभ्यता में विदेशों के साथ निर्यात अधिक होता था तो बात सही है, हड़प्पा सभ्यता में विदेशों के साथ आयात अधिक होता था तो आयात अधिक नहीं होता था, ये बात गलत हो जाएगी, है ना। इस प्रकार से आप ध्यान रखना। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये जो हमारा व्यापार वाणिज्य वाला पोर्शन था विद्यार्थियों, वो यहाँ पे पूरा हो जाता है। ठीक है, व्यापार वाणिज्य आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैंने भरपूर प्रयास किया है व्यापार वाणिज्य को समझाने का। ठीक है, और यहाँ से सवाल आपका मिल जाएगा, आपको ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब हम आते हैं सीधे उद्योग पर, है ना। इनके प्रमुख उद्योग कौन कौन से थे, मैं इसको मिटा देता हूँ और हम सीधे आते हैं उद्योग पे, है ना। आप इसको उतारिए, मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, और चौथे पॉइंट के रूप में विद्यार्थियों आप जो है जमा दीजिए उद्योग व शिल्प, है ना। उद्योग व शिल्प वाले पॉइंट में हम विद्यार्थियों दो पॉइंट प्रमुख रूप से देखने वाले हैं। देखो, चौथा पॉइंट हमारा हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन में, चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा, उद्योग, उद्योग व शिल्प हो जाएगा, उद्योग व शिल्प। इसमें हम दो बिंदु देखने वाले हैं। दो बिंदु कौन कौन से देखेंगे विद्यार्थियों, इसमें एक तो देखेंगे प्रमुख उद्योग कौन कौन से थे, प्रमुख उद्योग, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको ऐसे ना लिखकर हम ऐसे ही लिखते हैं सीधे। इसमें दो चीजें हम देखेंगे, एक तो हम देखेंगे प्रमुख उद्योग देख लेंगे, प्रमुख उद्योग, है ना। और दूसरा हम देख लेंगे कि कच्चा माल कहाँ कहाँ से प्राप्त किया जाता था, कच्चा माल, है ना, कच्चा माल कहाँ कहाँ से प्राप्त किया जाता था। ठीक है, तो हम यहाँ पे हेडिंग जमा देते हैं प्रमुख उद्योगों की, है ना, प्रमुख उद्योग। प्रमुख उद्योगों में कौन कौन से थे, तो सबसे पहले मैं एक नंबर पे लिखना चाहूंगा सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग जो था विद्यार्थियों काफी अच्छी स्थिति में था, और उद्योगों में सबसे प्रमुख उद्योग जो था वो सूती वस्त्र उद्योग ही था, जिसके हमको कई जगह से हमको प्रमाण भी मिले हैं। जैसे मोहनजोदड़ो से एक कलश मिला है जिसके ऊपर सूती कपड़ा लिपटे हुए मिलने के साक्ष्य मिले हैं, है ना, लिपटे हुए होने के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा हमको कालीबंगा, हड़प्पा और लोथल से कुछ ऐसे बर्तन मिले हैं, उनके ऊपर भी और सूती कपड़े के साक्ष्य नजर आते हैं, है ना। तो ये जो बातें हैं हम इसमें लिखते हैं विद्यार्थियों। सूती वस्त्र उद्योग में हम क्या लिखेंगे कि यह
यह प्रमुख उद्योग था, यह प्रमुख उद्योग था, यह प्रमुख उद्योग था जिसके साक्ष्य हमें विभिन्न स्थानों से मिले हैं, विभिन्न स्थानों से मिले हैं, जिसके साक्ष्य हमें विभिन्न स्थानों से मिले हैं। देखिए कौन कौन से स्थान हैं जहाँ से हमको मिले हैं विभिन्न साक्ष्य, उसमें हम लिखना चाहें सबसे पहले विद्यार्थियों इसमें सूती वस्त्र में लिखेंगे हम कि मोहनजोदड़ो से एक कलश मिला है। क्या मिला है? एक कलश मिला है। मोहनजोदड़ो से एक कलश मिला है जिस पर सूती कपड़े के लिपटे होने के साक्ष्य मिले हैं, लिपटे होने के साक्ष्य मिले हैं, है ना, लिपटे होने के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है विद्यार्थियों, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कई बार पूछ लेते हैं कि मोहनजोदड़ो से एक कलश मिला है जिस पर सूती कपड़े के लिपटे होने के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, इसके अलावा लोथल, कालीबंगा और हड़प्पा, इन 3 स्थलों से कुछ ऐसे बर्तन मिले हैं जिन पर कपड़े के साक्ष्य हमें मिलते हैं, सूती कपड़े के साक्ष्य जो हैं हमको मिलते हैं। तो ये बात मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा, क्या लिखेंगे कि हड़प्पा, लोथल व कालीबंगा से कुछ बर्तन ऐसे मिले जो या जिन पर सूती कपड़े के साक्ष्य मिलते हैं, सूती कपड़े के साक्ष्य मिलते हैं, है ना, सूती कपड़े के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ के कुछ बर्तन ऐसे मिले हैं जिन पर सूती कपड़े के साक्ष्य मिलते हैं, इसमें लिपटे हुए वगैरह या जो भी उन पे निशान वगैरह है उस प्रकार से यहाँ पे मिल जाते हैं ना, सूती कपड़े के साक्ष्य मिल जाते हैं। तो ये हमारा सूती वस्त्र उद्योग जो था वो प्रमुख उद्योग था, विकसित अवस्था में था ना, ठीक ठाक अवस्था में था। तो ये हमारा सूती वस्त्र उद्योग हो गया। इसके अलावा हम सेकंड उद्योग की बात करें विद्यार्थियों, तो यहाँ पे मन का जो उद्योग है, मन का, है ना, मन का उद्योग, यह भी प्रसिद्ध था। मन का होता है ना, माला जो बनाई जाती है, माले में मन के पिरो दिए जाते हैं ना, मन, जैसे 108 मनकों की एक माला अक्सर बनाई जाती है ना, वो वाले मन के, है ना। सॉरी, अभी खांसी पूरी रूप से ठीक नहीं हो पाई है ना, लेकिन चलो अपना काम हो रहा है। मन का उद्योग जो था वो चन्हुदड़ो और लोथल का प्रसिद्ध था, है ना। कहाँ का? चन्हुदड़ो व लोथल का प्रसिद्ध था। चन्हुदड़ो व लोथल का प्रसिद्ध था। चन्हुदड़ो व लोथल का प्रसिद्ध था, यानी कि चन्हुदड़ो व लोथल में मन का उद्योग चलता था। इसके अलावा हम बात करें विद्यार्थियों शंख उद्योग की बात करें, शंख उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध था? शंख उद्योग जो था नागेश्वर और बालाकोट का प्रसिद्ध था, है ना। नागेश्वर और बालाकोट का प्रसिद्ध था। नागेश्वर व बालाकोट का, या नागेश्वर बालाकोट में था, बालाकोट में विकसित था। ठीक है, जो शंख उद्योग था नागेश्वर व बालाकोट में विकसित था। इसके अलावा हम बात करें सीप उद्योग की, चौथे नंबर पे
सीप उद्योग, सीप उद्योग जो था, सीप उद्योग जो था विद्यार्थियों, वो था बालाकोट और लोथल में था। सीप उद्योग कहाँ पे था? बालाकोट और लोथल में विकसित था। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बालाकोट व लोथल, है ना, बालाकोट व लोथल में विकसित था, बालाकोट व लोथल में विकसित था। ठीक है विद्यार्थियों, बालाकोट व लोथल में सीप उद्योग विकसित था। तो मन का उद्योग, शंख उद्योग, सीप उद्योग, है ना। सीपी यंत्र जो है हमको वो कालीबंगा से मिला है। ये बात थोड़ा सा हम यहाँ पे लिख सकते हैं, नोट डाल के लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि सीपी यंत्र के साक्ष्य कालीबंगा से मिले हैं, कालीबंगा से मिले हैं, है ना। कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। किसके? सीपी यंत्र के जो साक्ष्य मिले हैं विद्यार्थियों, वो हमको कालीबंगा से मिले हैं। ठीक है, तो ये प्रमुख बातें, प्रमुख उद्योग जो थी उनकी प्रमुख बातें हमने यहाँ पे की। इसके अलावा मृदभांड उद्योग, तो लगभग हर स्थल से मृदभांड उद्योग मिलता है, लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा मृदभांड उद्योग। आवश्यकता है नहीं, क्योंकि मृदभांड जो है प्रत्येक स्थल से मृदभांड के साक्ष्य जो हमको मिल जाते हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्रत्येक स्थल से, ठीक है, प्रत्येक स्थल से तो मृदभांड के साक्ष्य हमको मिलते ही हैं। इसके अलावा हम यहाँ से बात करें तो ताम्र है, सोना है, चांदी है, ताम्र है, सोना है, चांदी है, कांस्य है आदि के साक्ष्य भी मिलते हैं, साक्ष्य भी मिलते हैं। जिसमें देखो सोने के हमको जो है आभूषण मिलते हैं, बर्तन नहीं मिलते, है ना। बाकी इनके तो आभूषण और बर्तन दोनों मिलते हैं। तो सोने के आभूषण मिले हैं, मगर बर्तन नहीं। सोने के आभूषण मिले हैं, बर्तन नहीं मिले। बाकी इनके जो हैं, देखो सोना की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, है ना, कहीं आप पूरा समझ जाओ। ठीक है, सोने के जो हैं आभूषण ही मिले हैं, बर्तन नहीं मिले, ध्यान रखना। ठीक है, इसके अलावा पत्थर उद्योग भी यहाँ पे प्रसिद्ध था। एक लिवान किला और तरकाई किले की बात हमको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो छठे नंबर पे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ पत्थर उद्योग, है ना, पत्थर उद्योग, है ना। पत्थर उद्योग में क्या आ जाएगा? लिवान किला और तरकाई किले की बात, लिवान किला व तरकाई किला के साक्ष्य मिले हैं, है ना, के साक्ष्य मिले। ठीक है, लिवान किला व तरकाई किले के साक्ष्य यहां से मिले हैं। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो ये यहाँ के जो प्रमुख उद्योग थे उनकी बात हमने कर ली। अब हम बात करें यहाँ से जो है कच्चा माल जो मिलता था, वो कच्चा माल कहाँ कहाँ से मिलता था, ना। कच्चा माल में हम जैसे सोने की बात करें तो सोना कहाँ से निकाला जाता था? तो सोना हमारी दक्षिण भारत की जो कोलार की खान है, पिकली हल की खान है, वहां से निकाला जाता था। इसके अलावा सिंधु नदी का जो जमाव क्षेत्र है वहां से मिलता था, है ना। उसी प्रकार हम बात करें तो जो है जैस्पर जो है वो हमारे यहाँ से राजस्थान से निकलता था, है ना। इसी प्रकार बात करें हम कार्नेलियम जो लाल पत्थर होता था वो कहाँ से निकलता था? तो कार्नेलियम का जो लाल पत्थर होता था वो हमारे गुजरात से निकलता था, है ना। इसी प्रकार हम लाजवर्द मणि की बात करें तो लाजवर्द मणि जो है बलूचिस्तान और जो है हमारे बलूचिस्तान से निकलता था, है ना। तो इस प्रकार से कच्चा माल जो है हमको विभिन्न स्थानों से प्राप्त होता था। देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कहाँ कहाँ से प्राप्त होता था। यहाँ पे थोड़ी सी जगह बच रही है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ना। कच्चा माल की बात मैं यहाँ पे इस प्रकार से थोड़ा सा बॉक्स बना के लिख देता हूँ। ठीक है, प्रमुख उद्योग हमने 1 नंबर पे देखा था। अब हम 2 नंबर पे यहाँ पे हम डाल सकते हैं कच्चा माल। ठीक है, कच्चा माल। ठीक है,
देखिए कच्चा माल कहाँ कहाँ से प्राप्त होता था विद्यार्थियों। कच्चे माल की हम बात करें तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा 1 नंबर पे सोना। सोना हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होता था विद्यार्थियों। तो सोने में हम लिख सकते हैं, एक तो सोने में हम लिख सकते हैं कोलार की खान जो हमारे कर्नाटक में पड़ती है। कोलार, कोलार कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में पड़ता है कोलार। एक हम लिख सकते हैं पिकली हल, पिकली हल लिख सकते हैं, है ना, पिकली हल लिख सकते हैं। और एक हम लिख सकते हैं सिंधु नदी का जमाव क्षेत्र, है ना, क्या लिख सकते हैं, सिंधु नदी का जमाव क्षेत्र, है ना, सिंधु नदी का जमाव क्षेत्र, है ना, सिंधु नदी का प्लेजर जिसको बोलेंगे, सिंधु नदी का प्लेजर या जमाव क्षेत्र। ठीक है, तो सोना यहां से हो गया। इसके अलावा हम बात करें विद्यार्थियों, दूसरे नंबर पे हम बात करें तो हम शीशे की बात कर सकते हैं। शीशा, शीशा कहाँ से निकाला जाता था शीशा। तो शीशा एक तो हमारे राजस्थान के अजमेर से, एक कश्मीर से, है ना, तो यहाँ से निकाला जाता था शीशा। शीशा की हम बात करें तो एक हो जाएगा हमारा अजमेर हो जाएगा, अजमेर हो जाएगा। इसके अलावा हम बात कर लें तो हमारा एक हमारा जो है कश्मीर हो जाएगा, कश्मीर हो जाएगा। एक हमारा ईरान हो जाएगा, कश्मीर, ईरान, बलूचिस्तान भी से भी कुछ शीशा जो है हमें प्राप्त हो जाता था। ठीक है, तो इस प्रकार से शीशे की बात हो गई। ठीक है, हम बात करें अब लाजवर्द मणि की बात करें। लाजवर्द मणि, है ना, लाजवर्द मणि तीसरे नंबर पे मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा लाजवर्द मणि, लाजवर्द, लाजवर्द मणि। तो लाजवर्द मणि जो मिलता था विद्यार्थियों वो हमें मिलता था, एक तो हमको है बलूचिस्तान से मिलता था। कहाँ से, बलूचिस्तान, बलूचिस्तान, बलूचिस्तान। और एक हमको मिलता था बदख्शां, बलूचिस्तान और बदख्शां, बलूचिस्तान और बदख्शां से मिलता था लाजवर्द मणि। ठीक है, बदख्शां। इसके अलावा हम यहाँ पे बात करें चौथे नंबर पे कार्नेलियम पत्थर की, जो लाल पत्थर होता था कार्नेलियम, ये हमारे गुजरात से मिलता था। कार्नेलियम, है ना, कार्नेलियम, ये क्या होता था, लाल पत्थर होता था, लाल पत्थर। ये कहाँ से प्राप्त होता था हमको, तो ये हमको गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र से प्राप्त होता था। काठियावाड़, काठियावाड़ गुजरात, है ना, काठियावाड़ गुजरात से प्राप्त होता था, है ना। इसके अलावा हम बात करें गोमेद की बात कर लें। गोमेद जो है, गोमेद, गोमेद वर्तमान की जो हमारे उत्तर भारत में पड़ते हैं, पंजाब है, कश्मीर है, यहाँ से प्राप्त होता था। कालीबंगा का क्षेत्र भी इसमें आएगा गोमेद में, है ना। गोमेद में क्या क्या आ जाएगा, पंजाब, कश्मीर, पंजाब, कश्मीर, कालीबंगा, है ना, पंजाब, कश्मीर, कालीबंगा, ये वाले जो क्षेत्र हैं वो हमारे जो हैं गोमेद में आ जाएंगे। ठीक है, और हम जस्ता की बात करें तो जस्ता तुर्कमेनिस्तान से मिलता था, है ना। जस्ता जो हमको प्राप्त होता था उस जमाने में, जस्ता कहाँ से प्राप्त होता था, तुर्कमेनिस्तान से प्राप्त होता था जस्ता। जस्ता तुर्कमेनिस्तान से प्राप्त होता था, तुर्कमेनिस्तान से प्राप्त होता था। ठीक है, जैस्पर की बात करें, जैस्पर राजस्थान से प्राप्त होता था, जैस्पर राजस्थान से प्राप्त होता था। जैस्पर जो है राजस्थान से प्राप्त होता था, जैस्पर, जैस्पर जो है राजस्थान से प्राप्त होता था। ठीक है, इसके अलावा टिन और चांदी की बात करें तो ईरान, फरगना, बलूचिस्तान वाला क्षेत्र जो है, सॉरी अफगानिस्तान वाला जो क्षेत्र है वहां से टिन व, टिन की बात करें, टिन, है ना, टिन व चांदी की बात करें तो टिन व चांदी, टिन व चांदी की बात करें विद्यार्थियों तो टिन व चांदी जो है हमें ईरान वगैरह से, ईरान, फरगना और अफगानिस्तान से मिलता था ना। ईरान, ईरान, फरगना, फरगना भी वही ईरान वाला क्षेत्र है ना, ईरान, फरगना, बाबर का जो बाबर जहां से आया था, ईरान, फरगना और अफगानिस्तान। ठीक है,
निस्तान। तो ये प्रमुख प्रमुख जो थे विद्यार्थियों, जहाँ से हमको चीज़ें मिलती थी वो हमने यहाँ पे लिख डाली, प्रमुख प्रमुख चीज़ें। और आप एक आधा चीज़ें और आपको गाइड, आर्य की जो गाइड है उसमें काफ़ी एक बड़ी सारणी दे रखी है, उसमें से आप अच्छे से पढ़ लेना। इतना आप याद कर लोगे ना, यहाँ से सवाल बाहर नहीं जाएगा। इतना फैक्चुअल बहुत कम चांसेज है पूछने के, फिर भी पूछ ले तो मैंने आपको यहाँ पे लिखा दिया। काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी, बड़ी मुश्किल से याद हो पाते हैं ये इतने सारे फैक्ट, है ना। फैक्ट ही फैक्ट है, इसमें कुछ भी ऐसा कंसेप्ट नहीं है, रटना ही पड़ता है, कोई ऑप्शन नहीं है ना। आप भी 8-10 बार रटोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बार बार रटना पड़ता है इसको ना। आज पढ़ लिया, महीने भर बाद फिर पढ़ना पड़ेगा, फिर है जो 15-20 दिन बाद फिर पढ़ना पड़ेगा। इस प्रकार से पढ़ोगे तब जाके स्थायित्व प्राप्त होगा, वरना प्राचीन भारत पढ़ोगे अभी तो याद रहेगा, लेकिन मध्यकाल पे जाओगे, आधुनिक भारत पे जाओगे तो भूल जाओगे, है ना। और चूंकि किताबों से पढ़ोगे तो बिल्कुल भी जो रिवीजन ही नहीं कर पाओगे। और हैंड रिटन नोट्स का ये फायदा होता है कि आप आधुनिक भारत पढ़ रहे हो तो साथ साथ में रोज के यदि 1 घंटे भी प्राचीन भारत के हैंड रिटन नोट्सों को पढ़ते हो ना, तो भी आप आसानी से जो इसका रिवीजन मार सकते हो। इसलिए मैं कहता हूं कि हैंड रिटन नोट्सों को ही आप प्रेफर करें। आप जो पुस्तकों पे ना जाएं, पुस्तकों पे जाएंगे तो रिवीजन नहीं हो पाएगा, और बिना रिवीजन के चीजें याद नहीं रहेंगी, एग्जाम तक आते आते सब सफा हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, तो आज की जो हमारी क्लास थी वो पूरी हो गई, आप इसको अच्छे से उतार लें। और इसी के साथ ही हड़प्पा सभ्यता का जो आर्थिक जीवन था वो विद्यार्थियों हमारा पूरा होता है। अगली क्लास में हम अगली विशेषता को लेकर आएंगे, धार्मिक जीवन पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप अच्छे रहिए विद्यार्थियों।